ना किसी से भीख मांगते। हमें आवाज दो, आवाज दो। लद्दाख का जमहूरियत बहाल करो, लद्दाख का जमहूरियत बहाल करो। नमस्कार, मी आतिश शेजवळ. मॅक्स महाराष्ट्रमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती की सोनम वांगचुक यांचं 21 दिवसाचं जे उपोषण चाललं आणि लडाख ज्या प्रकारे वेगवेगळे आंदोलन तिथे चालू आहेत, शीख शेड्यूल ही एक त्यांची प्रमुख मागणी आहेत. पण त्याच्या पलीकडे अनेक मागण्या आहेत. त्याची काही कारणं आहेत, लडाखची काय सध्या परिस्थिती आहे, त्याबरोबर सध्या आंदोलनाची पुढची दिशा काय, त्याबरोबरच सरकार त्याला कसं रिॲक्ट करते, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला जाणून घेण्यासाठी आज आपल्यासोबत कारगिल मधून सज्जाद कारगिली सर आहेत. सज्जाद कारगिली हे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स जे आहे त्याचे सदस्य आहेत. त्याबरोबर त्यांचा पत्रकारितेचाही अनुभव आहे. एक आंदोलक म्हणून त्या आंदोलनामध्ये एक प्रमुख भूमिका त्यांची आहे. तर आपण त्यांच्याशी हे सगळ्या विषयांवरती बोलणार आहोत. सज्जाद कारगिली सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें, और मैक्स महाराष्ट्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो मुझे लगता है ये सर, तो अभी 21 दिन का जो सारा प्रोटेस्ट चला सोनम वांगचुक जी का, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप भी आंदोलन में शामिल थे. तो ये सारी मांगे, सिक्स शेड्यूल से लेके बाकी सारी मांगों के बारे में मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा. आपके सभी दर्शकों को और आपको मैं ये बताता चलूं कि 5 अगस्त 2019 जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, तो पूरे लद्दाख में, चूंकि लद्दाख में केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक लेह डिस्ट्रिक्ट है, एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट है. कारगिल जो है मुस्लिम मेजॉरिटी एक डिस्ट्रिक्ट है, और लेह जो है वो एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट. दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक मतभेद भी था. यूनियन टेरिटरी जब घोषित किया गया लद्दाख को, उस समय लेह में एक जश्न का माहौल था, और करगिल में काफ़ी लोग नाराज़ थे कि वो जम्मू कश्मीर से उनको अलग किया गया. लेकिन धीरे धीरे दोनों तरफ ये एहसास, ये फीलिंग्स बढ़ने लगी कि हमारी जो संरक्षण जो था, हमारे कल्चर को, आइडेंटिटी को, इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को, लैंग्वेज को, जॉब्स को, वो सारा संरक्षण जो है 35A और 370 के अंदर था. तो वो सब कुछ हट गया. हटने के बाद लद्दाख को कोई सेफगार्ड नहीं रहा. लद्दाख मोर देन 90% पॉपुलेशन ट्राइबल है, और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जब यहाँ जो लोकसभा के चुनाव लड़े थे, उस समय उन्होंने लद्दाख के लोगों से एक वादा भी किया था कि हम लद्दाख को बहुत जल्दी ट्राइबल स्टेटस देंगे, और इस रीजन को आर्टिकल 244(2) के जिसे सिक्स शेड्यूल भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत उसको लाया जाएगा. उसके बाद धीरे धीरे अब ये फीलिंग बढ़ी, क्योंकि 370 तो ख़त्म हुआ, 35A भी ख़त्म हुआ. ले और कारगिल के लोग आपस में बात भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है पीछे जो है वो 5 अगस्त के टाइम पे एक तरफ गुस्सा था, दूसरी तरफ जश्न का माहौल था. लेकिन जो इनसिक्योरिटीज़ हैं लद्दाख की, उन्होंने दोनों ज़िलों के लोगों को मिलाया, और दोनों ने मिल करके एक मांग सामने रखी, एक एजेंडा फिक्स किया, 4 पॉइंट एजेंडा. और उस एजेंडा में लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी जो है उस समय उसका एक डोमिनेंस लोगों ने देखा, और लोगों ने देखा कि लोकल स्टेक होल्डर्स की कोई वॉइस नहीं रही. इसलिए लद्दाख के लोगों ने लद्दाख को स्टेटहुड पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की, और बीजेपी के ही प्रॉमिस के अनुसार लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में डालने की मांग की. अब ये सारा आंदोलन धीरे धीरे शुरू हुआ. कारगिल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनी, जो यहाँ के सभी धर्म और सभी पार्टीज़ के लोगों ने मिलकर बनाई, और लेह में लेह एपेक्स बॉडी बनी, और इन दोनों ने नेगोशिएशन शुरू की. और सरकार की तरफ से उसके बाद नेगोशिएशन के लिए हाई पावर एक कमेटी बनाई गई, और फिर उसके बाद उस हाई पावर कमेटी को रिड्यूस करके सब कमेटी बनाई गई. और 4 मार्च 2024 को जब गृह मंत्री जनाब अमित शाह जी से हम मिले, और उन्होंने जब कैटेगोरिकली कहा कि हम ना लद्दाख को 6ठे शेड्यूल के अंदर डाल सकते हैं, न स्टेटहुड के अंदर डाल सकते हैं,
तो इस आंदोलन को सपोर्ट करते हुए रिनाउंड क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो लद्दाख के हैं सोनम वांगचुक साहब, वो आमरण अनशन पे बैठे और 21 डे का उन्होंने अनशन रखा, जो इस वक्त भी कंटिन्यू है। सोनम वांगचुक साहब ने 21 दिन का फास्ट कंप्लीट किया है। इस समय वो लद्दाख के अंदर महिलाएं जो है वो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं। जो प्रमुख मांग है, जैसे कि आपने बोला कि 6 शेड्यूल चाहिए, तो 90% आदिवासी लद्दाख में है, तो मुझे थोड़ा विस्तार में जानना है कि कैसे 6 शेड्यूल लद्दाख में अगर लागू होता है तो उसके क्या बेनिफिट्स लद्दाख को हो सकते हैं। बहुत 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 अच्छा सवाल है। आपने देखा होगा कि लद्दाख जो है ये हिमालयन रीजन का एक बहुत ही सेंसिटिव रीजन है, इस इलाका है। जोशीमठ के हालात हमने देखे हैं, सिक्किम में क्या कुछ हुआ हमने देखा है, और केदारनाथ के अंदर जो क्लाइमेट की वजह से जो तबाही मची है वो सारी चीज़ हमने देखा है। 2010 में लद्दाख के लेह सिटी के अंदर जो फ्लड की वजह से पूरा सिटी का आधा हिस्सा जो है तहस नहस हुआ, वो सारी चीज़ हमने देखी है। लद्दाख इकोलॉजिकली बहुत ही फ्रेजाइल एरिया है। क्लाइमेट क्राइसिस का पूरा पूरा चीज़ें जो है यहाँ नज़र आता है, और साथ ही यहाँ जो है छोटी छोटी एथनिसिटीज़ हैं, जनजातियाँ हैं, उनका कोई संरक्षण नहीं है। और ले दे के लद्दाख की 3 लाख की 3.5 लाख की आबादी है, और लेकिन एरिया जो है लद्दाख का, ईस्ट वाइल्ड स्टेट जो जम्मू कश्मीर हमारा स्टेट था, उसका 60% जो एरिया है वो लद्दाख है। इसलिए लद्दाख के लोग चाहते हैं कि लद्दाख को छठे शेड्यूल में डाला जाना चाहिए, क्योंकि ये वाहिद एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसके थ्रू जो है लद्दाख के यहाँ के लोगों की, क्योंकि लोगों के पास एग्रीकल्चर ज़मीन भी बहुत कम है, लोगों की ज़मीनों को प्रोटेक्शन मिले, ग्लेशियर्स को प्रोटेक्शन मिले, यहाँ के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिले, और साथ साथ यहाँ की जनजातियों को प्रोटेक्शन मिले। लेकिन सिर्फ 6 शेड्यूल से ही हम जो है वो काम नहीं चला सकते। लद्दाख में एक लोकतंत्र का जो है वो एक परिस्थिति भी यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से लद्दाख को यूटी का स्टेटस मिला है, तब से यहाँ लोकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कोई वॉइस ही नहीं रही है, और लोग चाहते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी के चुंगल से लोग थोड़ा निकलें और सही लोकतंत्र में जो है लोग सांस लेना शुरू करें। आपको मालूम होगा 5 अगस्त 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर लद्दाख का हिस्सा था, तो लद्दाख के 4 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs यहाँ से चुन करके जाते थे, और 2 MLCs यहाँ से चुन करके जाते थे, और वो जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करने का पावर रखते थे, और जम्मू कश्मीर की कैबिनेट में जो भी डिसीजन होता था उसमें लद्दाख का भी एक हिस्सा होता था। लेकिन आज के डेट में जो ब्यूरोक्रेसी के नीचे लद्दाख हुआ है, उनके नीचे चल रहा है, उसमें लद्दाखी जो लोकल्स हैं उनकी कोई आवाज़ नहीं है, वो वॉइसलेस है, उनका कभी उनको ऑन बोर्ड भी नहीं लिया जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डिफिसिट और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ी है। आपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की, तो मैं उस पर आऊंगा। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इन्वायरमेंट एक बड़ा इशू है। जोशीमठ में भी जो कुछ हुआ, उसके बाद लद्दाख में मुझे ये जानना है कि इन्वायरमेंट पे कैसे असर पड़ रहा है, क्या चीजें हैं, क्या रीजंस है जिसके वजह से वहां के लद्दाख के इन्वायरमेंट पे असर पड़ रहा है। पहली चीज तो ये है कि लद्दाख बहुत ही सेंसिटिव रीजन है। आपको ये देखना पड़ेगा कि इस एरिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो कभी भी यहाँ के लिए फ़ायदा नहीं दे सकती है। इसलिए यहाँ जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ के माहौल के हिसाब से, यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो देखना पड़ेगा। फिलहाल लद्दाख के लिए कोई संरक्षण नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि लद्दाख के इन्वायरमेंट को हम कंट्रोल करके आगे बढ़ा सकें। इसीलिए छठे शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। और इसके अलावा जो खबरें हमें मिल रही हैं कि 20,000 एकड़ जो ज़मीन है वो कॉरपोरेट्स को दी जा रही हैं, और बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स जो है वो लद्दाख की तरफ आंखें जमाए बैठे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं। तो ऐसे में लोगों के अंदर एक डर है कि कहीं ये जो है हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे ग्लेशियर्स जो है जो इतनी तेज़ी से पिघल रहे हैं। आपको बताऊं कि इससे पहले जो फुक्तल का ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ तो उससे काफ़ी तबाही मची थी ज़ांस्कार के अंदर। और साथ ही में अभी हम देखते हैं कि कल ही हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र LG
जो यूटी लद्दाख के हैं, उन्होंने भी जो ग्लेशियर्स के पिघलने और उसके ब्रस्ट होने को लेकर के जो एक प्रिपेयर्डनेस मीटिंग की है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं ना जिससे ये सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं कि यहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत एक खतरे के दहाने पे पहुंचा हुआ है और बहुत तेज़ी से यहाँ जो क्लाइमेट चेंजेस है उसके असरात जो है हमें नज़र आती हैं। और ये क्लाइमेट चेंज न धर्म देखता है, न रीजन देखता है, न भाषा समझता है। अगर हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो न सिर्फ लद्दाख को नुकसान होगा बल्कि लद्दाख के इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है वो नॉर्थ इंडिया और हिमालयन रीजन के बहुत सारे एरियाज में पड़ेगा। तो ये लद्दाख के क्लाइमेट का, इन्वायरमेंट का जो इशू है, ये सिर्फ लद्दाख के लोगों का इशू नहीं है, ये पूरे देश के लोगों का इशू है। इसको समझना बहुत जरूरी है। यस, उसमें मुझे एक चीज जो मुझे और पूछनी चाहिए कि जैसे सोनम वांगचुक ने भी एक सवाल उठाया था कि यहाँ पे ना टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है। तो मुझे ये पूछना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसको किसी गवर्नमेंट की बॉडीज द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, और वैसी क्या और चीजें हैं जिससे लद्दाख के इन्वायरमेंट पे और पोल्यूशन बढ़ रहा है जिससे कि जो मैनेज नहीं किया जा रहा है। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि किसी भी, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर लें, हेल्थ सेक्टर लें या कोई भी चीज लें, आप उसमें एक पॉलिसी दरकार होती है। कोई आपके पास रोड मैप होता है, एक विजन होता है कि आप उन चीजों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे लोगों तक फैसिलिटेट करके पहुंचाएं और कैसे उन चीजों को कंट्रोल करें, उन रिसोर्सेज को कैसे सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ाएं। लेकिन लद्दाख का ये एक बहुत दुर्भाग्य है कि यहाँ पे क्लाइमेट को लेकर, ना इन्वायरमेंट को लेकर, ना ग्लेशियर्स को लेकर कोई ना पॉलिसी है, ना विजन है और ना कभी इन चीज़ों पर बात की जाती है। तो ये सबसे बड़ा अलार्मिंग चीज़ है लद्दाख को लेकर। यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, मचुई ग्लेशियर है, परकाची ग्लेशियर है, शुनचदे ग्लेशियर है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज भी है जहाँ लोग जो है ड्राउट की कंडीशन फेस कर रहे हैं क्योंकि ग्लेशियर्स सूख गए हैं, पानी नहीं है। तो ये पूरा एरिया जो है इस तरह की परेशानियों से, परिस्थितियों से भी जूझ रहा है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सीरियस हो जाएं। इस साल बड़ा यहाँ पिछले साल की बात है कि जब सरकार ने यहाँ G20 की मीटिंग की तो काफी उस पर पूरे देश में चर्चा की जाने लगी कि लद्दाख में भी हमने G20 की, कश्मीर में भी G20 की मीटिंग की। लेकिन उस G20 की का स्लोगन अगर देखें तो वन अर्थ वन फैमिली का स्लोगन लगाया और क्लाइमेट पे हम फोकस्ड रहे। लेकिन जब प्रैक्टिकली उस पर कोई पॉलिसी और उसको प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो ऐसे में हम जो है वो ये भी देखना शुरू कर देते हैं कि जो आपको फंड्स देते हैं, जो आपके करीबी हैं, ये जैसे कॉरपोरेट से बहुत सारे लोग हैं, उनको कैसे हम खुश भी रखें, क्लाइमेट भी तो ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं होंगी। या तो हमें क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं वो थोड़े टाइम के पॉलिटिकल फायदे के लिए उनको खुश करना पड़ेगा। तो वो नेचर की तबाही के बुनियाद पे ये सारी चीज़ें नहीं हो, इसीलिए ये जो छठा शेड्यूल है ये लद्दाख के लिए ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊं कि जो एसटी कमीशन है, नेशनल एसटी कमीशन, उन्होंने भी भारत सरकार को रिकमेंड किया है कि लद्दाख जो है सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है और लद्दाख को छठे सूची के छठे शेड्यूल के अंदर जो है वो लाया जाना चाहिए। आपने कॉरपोरेट्स की बात की तो मुझे इस मुद्दे पे आना है कि जैसे 370 जब था तब कॉरपोरेट्स के लिए, किसी के लिए जमीन खरीदना मतलब वो खरीद ही नहीं सकता था जम्मू कश्मीर या लद्दाख में। तो जब ये 370 हटा और यूटी बना लद्दाख, तो उसके बाद आपने जैसे बोला कि हमारे पास ऐसी खबरें आ रही कि इतनी जमीन कॉरपोरेट्स देने की बात हो रही है। तो मुझे ये जानना है कि ये कितना बड़ा एक कह सकते एक डेंजर हो सकता है कि कॉरपोरेट्स का आना और उनके एंट्री के लिए पूरी तरीके से परमिट करना। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि ये मतलब इसके बारे में क्या सरकार की मंशा लगती है आपको, और कॉरपोरेट्स अब मतलब उनका वो रास्ते तक कहाँ तक पहुंच रहे हैं लद्दाख में एंट्री करने के लिए। हमें आपको मालूम है कि अभी हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खुलासा हुआ और इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में
एक कंपनी जो काफी मारूफ थी, मेगा इंफ्रा, जिसने तकरीबन 5,000 की 6,000 करोड़ जो है वो उन्होंने फंडिंग की है, चंदा दिया है। तो जब ऐसी कंपनी, वो इस वक्त हमारा जो जोजिला टनल है उसमें काम भी कर रही है ये कंपनी, हमें कोई भरोसा नहीं है ना कि जब आपके पास कोई संरक्षण नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं है, कल यही कंपनियां जो है वो जाहिर सी बात है, जब 5,000 करोड़ जो है, जो लद्दाख का सालाना बजट है 1 साल का, तो ये इतना तो ये लोग फंडिंग में दे देते हैं। तो ये कंपनियां कल लद्दाख किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में सरकार को मना के आ सकती है, क्योंकि कोई जब बार ही नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर ही नहीं है, कोई सेफगार्ड ही नहीं है, तो कभी भी कुछ भी एक्सप्लॉइट हो सकता है। माइनिंग के नाम पे, यहाँ पे बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने के नाम पे, तो ये वो चीजें हैं जिससे एक कंसर्न लोगों को दिखता है। और ले दे की सरकार ने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं लद्दाख में अभी तक जिसमें लोकल स्टेक होल्डर्स को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया ही नहीं। जैसे हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसमें जो लद्दाख के 2 लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और कारगिल के बॉडीज हैं, उनको उन्होंने ऑन बोर्ड लिया ही नहीं। न सिर्फ कारगिल हिल काउंसिल बल्कि लेह हिल काउंसिल, जो भारतीय जनता पार्टी लेड काउंसिल है, उन्होंने भी इस पे अपना रिजेंटमेंट दर्ज किया। तो ये सारी चीजें हैं जो इस वक्त यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रही है। वो आंख बंद करके अंधाधुन कोई किसी तरीके का डिसीजन नहीं लिया जा सकता जब तक लद्दाख के लोग, क्योंकि एक जनरेशन टू जनरेशन हम इस एरिया में रह रहे हैं और यहाँ के हालात को और परिस्थितियों को अच्छे से समझते हैं, तो लद्दाख के लोगों को भी ऑन बोर्ड लेकर के जो डिसीजंस हैं वो उसका हिस्सा होना चाहिए और यहाँ का इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस देकर, उसको प्रायोरिटी दे करके जो है कोई भी डिसीजन हो वो लिया जाना चाहिए। तो ये जब आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार ही नहीं है, कोई आपके पास सेफगार्ड ही नहीं है, तभी तो ये डर का माहौल जो है वो पैदा होता है। जाहिर सी बात है, जो 20,000 एकड़ जमीन देने की बात हो रही है चांगथांग के एरिया में, जिसको लेकर अभी 7 अप्रैल को सोनम वांगचुक जी और एपेक्स बॉडी ले जो है वो लोग पश्मीना मार्च करने जा रहे हैं। तो ये भी एक हिस्सा है उसी का कि वो देखेंगे कि कितनी जमीन, क्योंकि जब आप किसी खाते में नहीं है लद्दाख के लोग, तो उन्हें मालूम भी नहीं है कि कितने डिसीजन ऐसे हैं जो आम लोगों को मालूम भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन हो सकते हैं कि जो लोगों की नजरों में ना हो, लोगों को मालूम भी ना हो और डिसीजन हो चुके हैं। तो जब तक लद्दाख के जो इलेक्टेड बॉडीज को उसका हिस्सा नहीं बनाया जाता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ फॉलो नहीं होता, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड 6 शेड्यूल हमें नहीं मिलता, मुझे लगता है लद्दाख के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सोनम वांगचुक ने 21 दिन का अनशन किया, उसके बाद अभी महिलाओं ने भी अनशन किया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बीच में सरकार की तरफ से क्या बातचीत हुई, आपसे सरकार की क्या बातचीत हुई? सरकार ने क्या कोई दिया है, फिर से कोई आश्वासन दिया है? सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं, कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं। हद ये है कि पूरी दुनिया से, पूरे देश भर से बहुत सारे लोग जो कंसर्न रखते हैं क्लाइमेट को, लद्दाख से मोहब्बत रखते हैं, वो सब लद्दाख आए, सोनम वांगचुक से बात की अपनी अपनी जगहों में, आपके महाराष्ट्र में, नागपुर में, पुणे के अंदर, हर जगह लोगों ने जो है वो लद्दाख के समर्थन में, मैं समझता हूँ सिर्फ लद्दाख का समर्थन नहीं, देश का समर्थन था। तो उसमें जो है क्लाइमेट फास्ट भी किया उन्होंने, लद्दाख के इश्यूज को सपोर्ट भी किया। लेकिन न यूनियन टेरिटरी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, न भारतीय जनता पार्टी लेड लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और न ही भारत सरकार की तरफ से इन 21 दिनों में, और न ही महिलाओं को कोई पूछने वाला नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिससे सरकार के पत्थर दिल होने का एक इशारा मिलता है, जो नहीं होना चाहिए था। सरकार को आना चाहिए था। इससे बहुत सारे दौर गुजरे हैं लद्दाख में, जब जो है लद्दाख के लोगों ने आंदोलन किया है, प्रोटेस्ट किया है, सरकार ने ही आकर उन इश्यूज को समझाया है, बुझाया है और लद्दाख के लोगों को मनवाया है। एक चीज आपके दर्शकों को बताऊं कि जब देश के ऊपर कोई आफत आ पड़ी, क्योंकि लद्दाख 2 बॉर्डर्स को जोड़ता है, मेरे पीछे इधर पाकिस्तान का बॉर्डर है और लद्दाख के ईस्टर्न साइड में जो है चाइना का बॉर्डर है। इन एरियाज में 47 से लेकर 99 कारगिल वार तक जितनी भी जंगें हुई हैं, लद्दाख के लोगों ने, यहाँ के बुद्धिस्टों ने, यहाँ के मुसलमानों ने, यहाँ के क्रिश्चियंस ने, सब ने देश की जो है वो हमेशा दीवार बनकर देश का डिफेंड किया है, देश के साथ खड़े हुए हैं।
और दुश्मन को पसपा किया है, नाकाम बनाया है। 70 साल में हमने इस देश के अंदर INES का काम हमारे लोगों ने किया है। हम इस देश की ताकत बनकर लद्दाख के लोग हमें उभरे हैं। और जब आपको मालूम होगा, अभी एक वीडियो आया था चाइना बॉर्डर में, जब हमारे लद्दाख के शेफर्ड्स और चाइनीज PLA के लोग लड़ रहे थे, पूरा देश तालियां बजा रहा था, लद्दाख के लोगों की बहादुरी की दाद दे रहा था। लेकिन आज जब लद्दाख को हम लोगों को देश की जरूरत है, हमें देशवासियों की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो उस समय सरकार ने तो मुंह चुराया है, पीठ दिखाई है, लेकिन हम ये तवक्का नहीं रखते हैं कि देश के लोग भी हमसे मुंह चुराए, पीठ दिखाए, क्योंकि हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, इन पहाड़ों की, इन ग्लेशियर्स की और इस जो प्रकृति है हमारी, जो नेचर है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसका ख्याल रखना जो है, मैं समझता हूँ न सिर्फ लद्दाख के लोगों का फर्ज बनता है, बल्कि पूरे देश के लोगों का इसमें फर्ज बनता है कि वो अपना अपना हिस्सा इसमें डालें। मैं सोनम वांगचुक को सुन रहा था, तो उन्होंने एक चीज बताया कि जब 2019 का इलेक्शन हुआ था, तो हमें एक चेक दिया गया। चेक मतलब कि हमें कुछ आश्वासन दिए गए, जैसे 6 शेड्यूल का भी आश्वासन जब केंद्र भाजपा ने दिया था, तो ऐसे बहुत सारे आश्वासन दिए गए, तो लेकिन वो चेक बाउंस निकला। तो अब फिर से लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, तो अभी क्या फिर से कोई चेक आपको दिया जा रहा है, या इलेक्शंस को देखते हुए क्या कोई बातचीत की जा रही है? नहीं, इलेक्शन का तो ये है कि पहली चीज ये है, हमारा ये मूवमेंट जो है ना, किसी पार्टी के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये समझने की बात है। हमारा ये मूवमेंट लद्दाख के संरक्षण के लिए है, लद्दाख के लोगों के लिए। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आपके इस चैनल पे अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई आदमी सुन रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर भी हो, हमारी उनसे भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम सिर्फ इतना सवाल पूछते हैं कि जो वादा सरकार ने किया, एक बार नहीं 2 बार किया, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में और 2020 में लद्दाख के हिल काउंसिल के इलेक्शंस में, और बाज़ाब्ता लिखित तौर पर उन्होंने लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में डालने की बात की। और उसके बाद जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने लद्दाख में बाज़ाब्ता ऐलान भी किया और रिकमेंड भी किया सरकार को कि लद्दाख को 6ठे शेड्यूल में डाला जाना चाहिए। तो इसमें लद्दाखियों का क्या कसूर है? लद्दाखी वही चीज मांग रहे हैं जो सरकार का वादा है, और कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर हो। लोकतंत्र का हक मांगना कहीं पे भी जुर्म नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मांगना कहीं पे कोई जुर्म नहीं है। तो सरकार इन चीजों को समझे, लोग इन चीजों को भी समझे, और लोग लद्दाख के हित में आए। ये बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ एक बार नहीं 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस किया लद्दाख के लोगों से, और ये जो एक चेक दे दिया इन्होंने कि भाई लद्दाख के लोगों को ये आप चेक है, बाद में वो चेक एक बार नहीं 2 बार बाउंस हुआ। और सोनम वांगचुक साहब इस बात में बिल्कुल सही है, वो सही बता रहे हैं। ओके, मुझे ये जानना है कि जब 370 हटाया गया, तब सेंट्रल मिनिस्टर अमित शाह ने जो अनाउंस किया था कि जब परिस्थितियां ठीक हो जाएगी तब फिर से स्टेट बना देंगे, तो आपकी जो एक मांग है कि फिर से स्टेट बनाया जाए, लद्दाख को एक स्टेट बनाया जाए, वहां पे भी एक असेंबली हो, तो ये मांग के बारे में मैं जरा जानना चाहूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो जरा सा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम आएंगे इस मांग से जुड़कर। देखिए, हमारे इधर बगल में गिलगित बल्तिस्तान है पाकिस्तान के अंदर। हमारा मीडिया हमेशा वहाँ ये दिखाता है कि गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान को लोकतंत्र। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लद्दाख देखिए पहले, हमारे पास तो असेंबली थी, असेंबली में हमारा अधिकार था। अब हमारे 4 रिप्रेजेंटेटिव्स भी भारत उधर जम्मू कश्मीर में चुन करके जाते थे। हम जम्मू कश्मीर में एक इलेक्शन का और वहाँ पे सरकारें बनाने और बिगाड़ने में हमारे भी लोगों का वो एक वो रहता था, हाथ रहता था। लेकिन आज के डेट में जब हमें यूटी दी गई, तो सरकार ने एक क्लेम किया। वो क्लेम ये था कि हमने लद्दाख को एम्पावर किया है, यानी हमने लद्दाख को लद्दाख का, मान लीजिए एक आदमी सूबेदार था, हमने उसको एसएसपी बनाया है। तो ये बात बताए कि क्या जब आपको एम्पावर किया जाता है तो आपको रिप्रेजेंटेशन मजीद बढ़ानी चाहिए, आपकी रिप्रेजेंटेशन, या जो रिप्रेजेंटेशन है उसे छीनी जानी चाहिए।
तो हर आदमी कहेगा कि उनको मजीद रिप्रेजेंटेशन दे के इस एरिया को और मजबूत करो, ताकि उनको आइडेंटिटी मिले, ताकि उनको संरक्षण मिले। हम यही चीज कह रहे हैं कि अगर आपने जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाया, एटलीस्ट लद्दाख को यूटी लेजिस्लेचर के साथ यूटी बना लेते, हम एक असेंबली में पहुंच जाते, धीरे धीरे वो स्टेट बन जाता। सिक्किम जब स्टेट बना है तो उसकी आबादी भी उतनी ही थी जितनी लद्दाख की आज आबादी है, और सिक्किम का एरिया इतना बड़ा नहीं है जितना लद्दाख है। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी आप देखें लद्दाख की, तो आज पूरा लद्दाख जो है सड़कों पे है, और वो लद्दाखी जिन्होंने कभी इस तरह आंदोलन नहीं किया है, इतना बड़ा आंदोलन लद्दाख की हिस्ट्री में अभी तक 47 से लेकर आज तक नहीं हुआ है। और आपने कभी नहीं देखा होगा कि लद्दाख के लोगों ने बंदूक उठा के कभी देश के खिलाफ लड़ा हो, लद्दाख के लोगों ने हाथ में पत्थर उठा के देश की सेना पे मारा हो। लद्दाख के लोग वो लोग हैं, जब गलवान में ज़रूरत पड़ी वहाँ हाजिर होते हैं, जब टाइगर हिल में ज़रूरत पड़ती है वहाँ हाजिर होते हैं। लेकिन इस समय लद्दाख को कुछ चाहिए, लद्दाख को रिप्रेजेंटेशन चाहिए, लद्दाख को संरक्षण चाहिए। तो उसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो नामुमकिन है, जो सरकार नहीं दे सकती? तो इसलिए लद्दाख के लोग चाहते हैं, जैसे हमसे वादा किया, फ्लोर ऑफ द हाउस वादा किया कि हम लद्दाख को एम्पावर करना चाहते हैं, तो हमारी जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी तो वैल्यू होनी चाहिए, हैसियत होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा लद्दाख जो है वो ब्यूरोक्रेसी के नीचे जो दब रहा है, उससे निकालने की ज़रूरत है। और सही मानों में जो एक लोकतंत्र देश है, हमारी पहचान किससे है? हमारी पहचान तो लोकतंत्र से है। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं वो भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे डीएनए में लोकतंत्र है। लेकिन जब लद्दाख की बारी आती है तो वो लोकतंत्र कहाँ जाता है, ये सवाल लद्दाख के लोग पूछ रहे हैं। उसमें मुझे एक पूछना है कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट जो है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि उसका अभी अस्तित्व क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, और अभी इन क्राइसिस में वो क्या कुछ हेल्प कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? देखिए, लद्दाख, पहली तो चीज ये है कि लद्दाख को जितना बजट मिलता था वो नॉन लैप्सेबल होता था। इस वक्त हमें 5,000 करोड़ का बजट देने की बात की जाती है और दिया जाता है सरकार की तरफ से। उस 5,000 करोड़ में से जो 500 करोड़ 600 करोड़ आप मान के चलिए, 600 करोड़ से ज्यादा तो नहीं है, 600 करोड़ दो जिलों के हिल काउंसिल्स को मिलता है। बाकी जितना भी बजट है वो फाइनेंशियल जो पावर्स है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास होते हैं, सेक्रेटरीज के पास होता है। तो कुल मिला के 10% जो है बजट का वो लोकल जनप्रतिनिधि को मिलता है, हिल काउंसिल्स को। और ये बजट जो है लैप्सेबल है। लैप्सेबल का नुकसान क्या है लद्दाख को? वो इसलिए लैप्सेबल का नुकसान है क्योंकि आज इस वक्त अप्रैल का महीना है, मुंबई के अंदर लोग फैन चला रहे हैं, लेकिन इस इलाके में बर्फ है। ये मैं कारगिल टाउन में बैठा हूँ, यहाँ थोड़ी गर्मी रहती है, लेकिन अगर आप द्रास जाएं, ज़ंस्कार जाएं, चांथान जाएं तो उन एरियाज में इससे ज़्यादा ठंड होती है, -10 अभी भी होगा। तो उन एरियाज में काम करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा जो वर्किंग सीजन है वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत लिमिटेड होता है। तो ये सारे पैसे जो है वो लैप्स हो जाते हैं। कुछ ही पैसे जो है वो उस पर काम कर पाते हैं, बाकी पैसे जो है वो लैप्स हो जाते हैं। अमित शाह जी ने बाज़ाब्ता स्टेटमेंट दिया है कि लद्दाख का बजट नॉन लैप्सेबल होगा, और उसके बावजूद भी अभी तक ये बजट जो है लैप्सेबल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हिल काउंसिल के अंदर जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हिल काउंसिल और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरीज का अभी तक जो बिजनेस रूल है वो डिफाइन नहीं है कि क्या सेक्रेटरीज काउंसिल के अंदर काम करेंगे या काउंसिल सेक्रेटरीज के अंदर काम करेंगे। क्योंकि जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर होता है हिल काउंसिल का, उसके ऊपर ये लिखा होता है कि इसका पावर जो है किसी भी स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है, और जो उसके 4 एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका लिखा होता है कि ये एमओएस के पावर्स रखते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सिचुएशन अलग है। जो एमओएस और कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो सेक्रेटरीज को चलाते हैं, लेकिन यहाँ सेक्रेटरीज नाफरमानी करके चलते हैं। यहाँ हिल काउंसिल की कोई बात नहीं सुनी जाती, यहाँ हिल काउंसिल को किसी भी पॉलिसी में ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। आपने लेह के अंदर देखा होगा कि जो नेशनल डेज है 26 जनवरी और 15 अगस्त के, उसमें जो काउंसलर्स हैं उनको एंट्री नहीं दी जाती है। उस पर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुसलसल डिसएम्पावर हो रहा है। काउंसिल के पास कोई पावर नहीं है, न उनके पास लैंड अलॉटमेंट के पावर्स हैं,
ना उनके पास जो है ट्रांसफर्स के उनके पावर्स हटा दिए गए हैं, ना उनके पास फाइनेंशियल पावर्स हैं। तो वो एक ऐसा एक अस्तित्व है जो ढांचा खड़ा किया हुआ है, और जिसके पास वो खोखला है, उसके पास कोई पावर नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी यहाँ से आप लद्दाख के लोगों का फ्यूचर कैसे देखते हो? जैसे आपने कहा कि 7 अप्रैल को पश्मीना मार्च भी होना है, जो सोनम वांगचुक ने अनाउंस किया है। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि सरकार से आपको क्या आशाएं दिखती है लद्दाख के लोगों का फ्यूचर, और आगे जो प्रोटेस्ट होने वाला है इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि लद्दाख में प्रोटेस्ट का एक माहौल हो। हम नहीं चाहते हैं कि लद्दाख में लोग हमेशा गुस्से में रहें, सरकार और लद्दाख के लोगों की बात बिगड़ती रहे। हम चाहते हैं कि सरकार और लद्दाख के लोग एक पेज पे रहे, सरकार कोई भी सरकार हो। और दूसरा जो है, लद्दाख के लोग जो है इस देश की मजबूती बने, न कि कमजोरी। लद्दाख के लोग खुश रहें, उनको ये ठगा हुआ फील महसूस न करें जैसे अभी कर रहे हैं, बिट्रेड फील न करें जैसे अभी कर रहे हैं, एफिलिएशन फील ना करें अभी कर रहे हैं। तो ये चीजें तभी मुमकिन है जब सरकार पावर में आएगी और आते ही लद्दाख के लोगों से बात करके इनके इश्यूज को एड्रेस करेगी। और मैं ये समझते हैं हम लोग भी कि भाई जब डायलॉग का एक प्रोसेस शुरू होगा, कुछ आश्वासन होगा, हर चीज एब्रप्टली नहीं होगी, धीरे धीरे होंगी, लेकिन सरकार की तरफ से एक विंडो, एक बातचीत का दरवाजा खुलना चाहिए और एक पॉजिटिव वे में सरकार को जाना चाहिए। स्टेगनेंट नहीं रहना चाहिए, और बिल्कुल जो है वो बिल्कुल एडमेंट भी नहीं रहना चाहिए कि ये हमारी बात है और हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये स्थिति नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आप किसी दूसरे देश के लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने ही देश के लोगों से बात कर रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं जो हमेशा देश के लिए तन मन धन से खड़े रहे हैं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। जब ये चीजें होंगी, मुझे लगता है कि ये देश की मजबूती की तरफ एक कदम होगा। क्योंकि एक कहावत है कि मच्छर सबको काटता है, मलेरिया उसी को होता है जो अंदर से कमजोर हो। अगर हम लोग अंदर से कमजोर हुए तो मुझे लगता है कि कोई भी हमारे ऊपर हावी हो सकता है, लेकिन अगर हम अंदर से मजबूत रहे, दुनिया की कोई ताकत हमको पावरफुल कंट्री बनने से नहीं रोक सकता है। वो तभी मुमकिन है जब हम देश के तमाम लोगों का, मैं सिर्फ लद्दाख की बात नहीं करता हूँ, देश के दूसरे राज्य भी हैं, जैसे इस वक्त मणिपुर के लोग हैं, और भी लोग हैं, छत्तीसगढ़ में भी एक आंदोलन चल रहा है जंगलों को लेकर। तो उन तमाम इश्यूज को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और लद्दाख क्योंकि एक सेंसिटिव रीजन है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है, यहाँ 2 बॉर्डर्स, बड़े सेंसिटिव बॉर्डर्स हैं, जहाँ हमेशा लद्दाख के लोग 24/7 देश के लिए रहें, खड़े रहते हैं। तो वहाँ सरकार को थोड़ा बहुत रहमदिली से और खुले दिल और दिमाग से बात करने की ज़रूरत है। और देश के लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि वो देश के लोग जो है वो जाहिर सी बात है, जब हम दुश्मन के सेना के साथ लड़ रहे होते हैं तो हमारी प्रशंसा होती है, हमारी तारीफ होती है, हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब हमारी मांगे हों, जब हम इन पहाड़ों, इन ग्लेशियर्स, इन जो इंडेंजर स्पीशीज यहाँ पे हैं इन पहाड़ों में, तो इनके संरक्षण की बात कर रहे हैं, जब हम अपने लिए लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि देश के लोग हमारे साथ खड़े हों। और ये लद्दाख की बात नहीं है, पूरे देश की बात है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। जब कोई भी मांग उठती है तो सरकार का काम है कि उसको सुना जाए। तो इस नोट पर मुझे लगता है हम इस कन्वर्जेशन को खत्म करेंगे। सज्जाद कारगिली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे सारे सवालों के आपने जवाब दिए। तो लद्दाख या किसी भी स्टेट की समस्याओं को, वहां पे होने वाली गतिविधियों को अगर समझना है तो वहां में जो इंसान प्रोटेस्ट कर रहा हो या वहां के जो कोई भी हो, उनसे बात करना सबसे बेटर होता है, ना कि हम किसी और कोने में बैठकर हम यहाँ पर हमारी राय बनाए। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपके यहाँ हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।